बहुत ही मान और सम्मान के योग आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और खास तौर पर बहुत भारी संख्या में पहुंच करके आज हरियाणा के नौजवान ने इस बात का एहसास इस सरकार को कराने का किया कि अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करके इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, संपत सिंह जी माजरा साहब, प्रकाश भारती जी, वासुदेव शर्मा जी, सुनैना चौटाला जी, आदित्य देवीलाल जी, प्रकाश भारती जी, अगर भूल चूक में किसी का नाम रह गया हो तो उनसे क्षमा चाहूंगा। और खास तौर पर मेरे नौजवान साथी, मेरे जिला अध्यक्ष जो इतनी भारी संख्या में नौजवान साथियों को यहाँ लेकर के पहुंचे हैं, उसके बाद हरियाणा युवा इकाई के मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं आपके बीच में कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया। मेरे से पहले विस्तार में सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी और संपत सिंह जी और अभय सिंह जी आगे का दिशा निर्देश हमारे को देंगे। उससे पहले कुछ एक बातें आपके साथ करना चाहता हूं। पिछले 1-1.25 साल में कई बार मुझे अलग अलग जगह युवा साथियों से मुलाकात करने का मौका मिला। हमने जिले वाइज जाकर के युवा की मीटिंगें करी और आज जैसे हमारे बीच में कुछ साथी लगभग 88 दिन से पंचकुला में HPSC के दफ्तर के आगे धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आकर के भी अपनी बात रखी कि किस प्रकार आज हरियाणा का युवा बेरोजगारी के कारण या तो अपराध की दुनिया में जा रहा है या मजबूर होकर के नशे की लत में पड़ रहा है। साथियों, मैं नहीं कहता, मेरे आगे रखे ये तथ्य कहते हैं, सरकार के खुद के कराए हुए जो आंकलन है वो कहते हैं कि किस प्रकार ग्रुप C और D में लगभग 18,000 नौकरियां आज हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली है। आज HPSC के अपमानजनक बयान जो चेयरमैन कहते हैं कि हरियाणा का युवा अभी नौकरी के लायक नहीं है, ये वही चेयरमैन है जिनके दफ्तरों में कभी 4 करोड़ रुपए पकड़े गए रिश्वत के तौर पर और एक बार 1,70,00,000 रुपए पकड़े गए। और जिस कमेटी ने ये पैसे पकड़े थे वो और किसी की नहीं, वो मुख्यमंत्री की खुद की बनाई हुई कमेटी थी जिन्होंने इसका सारा का सारा जुम्मा लिया था। आज किसी को भी सजा नहीं मिली, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं नहीं कहता, पिछले दिनों हमारे प्रदेश के 2 मंत्रियों ने इस बात को कबूला था, एक तो ढांडा जी और दूसरे अनिल विज जी, कि किस प्रकार आज उनके डिपार्टमेंट में धांधलेबाजी होती है, रिश्वत ली जाती है। अरे जब मंत्री कबूल कर रहे हैं तो इस सरकार किसी बात का फैसला क्यों नहीं करती? ये सरकार किसी को दोषी क्यों नहीं करार करती? क्योंकि स्वयं सरकार में बैठे लोग इस बात पे गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार उनके डिपार्टमेंट में रिश्वत लेते हैं जो कि ऊपर तक जाती है। आज अगर मैं पेपर लीक की बात करूं, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, पुलिस का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या एग्जाम पेपर लीक होने का हो, ये कहीं और से नहीं होते, ये स्वयं सरकारी दफ्तरों से होते हैं। और पेपर लीक छोड़ो, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज ये हाल है कि हमारे खुद के शिक्षक इतने सक्षम नहीं है कि वो हमारा प्रदेश का पेपर सेट कर ले। पिछले दिनों ज्योग्राफी का पेपर जो हुआ था वो बिहार में जो पूर्व में पेपर हुआ उसकी बिल्कुल एज इट इज फोटोकॉपी थी। उसके अलावा जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था वो छत्तीसगढ़ के पेपर की हूबहू डुप्लीकेट कॉपी थी। क्या आज
हमारे प्रदेश के जो शिक्षक हैं, क्या वो इतने सक्षम नहीं कि वो अपने स्वयं प्रदेश के पेपर बना ले? अगर रिजल्ट की बात करूं तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 5100 नौकरियां निकली हुई है, जिसमें से 39 बच्चों ने पेपर पास कर लिया, लेकिन उनको अभी तक नौकरियों में पक्का नहीं किया गया। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, 43 नौकरियां लगभग निकली हुई हैं, 21 बच्चों ने पेपर पास करे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनको नौकरियों पे नहीं रखा गया। जहां पे मास कम्युनिकेशन की बात करूं तो 23 नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर वेकेंट है। 5 बच्चों ने पेपर भी क्लियर कर लिया हरियाणा के बच्चों ने, लेकिन अब तक उनको कोई नौकरियां नहीं मिली। जहां इंग्लिश की बात करूं, पीजीटी की 613 सीटें खाली थी और 145 बच्चों ने पास किया वो पेपर, लेकिन अब तक उनमें से किसी को उनकी योग्यता अनुसार नौकरियों पे नहीं रखा गया। लगभग 6000 नौकरियां ऐसी है जिनका पेपर हो चुका है, बच्चों ने पास भी करा है। लगभग 200 से 250 बच्चे हरियाणा के उसमें पास हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक नौकरियां नहीं रखी गई। ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है आज के युवा के साथ। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं यूपीएससी की, तो आप देखिए कैसे पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारे प्रदेश में के बच्चों ने 120 बच्चों ने यूपीएससी का पेपर क्लियर करा, जिसमें से 64 बच्चे ऐसे थे जो रैंक वाइज अगर देखो तो 100 से नीचे थे। और जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें एक अपना भाई है आकाश ढुल, जो पूरे हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर रैंक में आया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या ये बच्चे जो यूपीएससी का पेपर क्लियर करके आते हैं, हमारी सरकार इनको योग्य नहीं मानती कि ये हरियाणा में नौकरियां कर सके? इनका बस चले तो ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर, चपरासी, कंडक्टर की नौकरियां दे सकते हैं, कोई अच्छे पदों पर बिठाने का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए नौजवान युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में एक निवेदन करने आया हूं कि किस प्रकार जब जब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, तो ये उदाहरण के तौर पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने कभी रेल रोकी, रास्ता रोका, जेल भरी। इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे से पहले अर्जुन ने भी बताया कैसे शहीद आजम भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश और प्रदेश के युवा को कैसे सक्षम किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए लड़ी थी। आज हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, देश का भी जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इन बुजुर्गों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ मिलकर के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मिलकर के अनेकों लड़ाइयां लड़ी। इनका स्वयं का कोई, खुद का कोई मकसद नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। इनका एक ही मंशा थी कि किस प्रकार हम हरियाणा प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सके। ये तो बात कर रहा हूं मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथियों के। आज मंच पर विराजमान है माजरा साहब, संपत सिंह जी, आपके बीच में अभय सिंह जी, इन्होंने भी अपने वक्त में लड़ाइयां लड़ी। इनका कोई स्वार्थ नहीं था, इनका भी एक ही मकसद था कि आज के युवा का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, और ये उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन पिछले 20 सालों में ये जो कांग्रेस की और अब ये जो 11 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने केवल मात्र हरियाणा के युवा को पीछे ढकेलने का काम किया। मैं तो आपसे निवेदन करने आपके बीच में आया हूं कि साथियों, अब एकजुट होना पड़ेगा। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, जैसा कि इस गाने के तौर पर आपको प्रीति चौधरी जी ने भी बताया कि अपने अंदर का भगत सिंह जगा लो, आपके आने वाली लड़ाई में आप लोग कामयाब हो जाओगे। नौजवान साथियों, हमें एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज आपने जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि पर इकट्ठे होकर के इस बात के हुंकार भरने आप यहाँ पर पहुंचे हो कि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके मंच पर बैठे अपने नेताओं को इस बात का विश्वास दिलाएं और मेरे साथ जोरदार नारा लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब
मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। पहले भी हमने इस बारे में चर्चा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करी है और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि आने वाले चुनाव के अंदर 50% टिकटें हम युवाओं को देने का काम करेंगे। किस प्रकार हरियाणा के युवा प्रदेश को इस प्रदेश की विधानसभा में सम्मानित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रामपाल सिंह माजरा साहब, आपने युवा इंडियन नेशनल लोकदल से पार्टी की सेवा करनी शुरू करके आज आप प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि आप भी अपना शुभ संदेश दें और जिला प्रधान विजेंद्र रेड्डू, प्रदीप नैन, पप्पू रेड्डू, दिलेर कुंडू, बिल्लू पेंगला और सतीश नैन जी माजरा साहब को सम्मान सूचक पगड़ी और एक मोमेंटो भेंट करने का काम करें। आदरणीय माजरा साहब सम्मान के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के संरक्षक पूर्व में वित्त मंत्री चौधरी देवीलाल की वजारत में रहे गृह मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मंत्री वासुदेव शर्मा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश भारती जी, उमेद लोहान जी, करण चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी, आदित्य चौटाला जी, बहुत ही संघर्षशील सुनैना चौटाला जी और पार्टी के तमाम जिला हल्का और प्रदेश और राष्ट्रीय सत्र के नेतागण, हरियाणा प्रदेश से आए हुए भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं नरवाड़ा विधानसभा जींद जिला के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक रिकॉर्ड तोड़ रैली करी और चारों तरफ से लोगों के हजूम आ रहे हैं। ये ठीक है कि इतनी व्यवस्था नहीं है, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ आप आए हो, मैं सबका अभिनंदन और अभिवादन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आपको इस बात की बधाई देता हूं। रैलियां तो बहुत करी, बहुत रैलियां राजनीतिक दलों की देखी, अपनी नीतियों के, अपने नेताओं की प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं, परंतु इस देश की जान आजादी के मतवाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी शहादत का दिन जो आज है 23 मार्च को, जिस प्रकार से आपने मनाने का और उनके सम्मान में एक विशाल रैली करने का और उन्हें फूल चढ़ाने का निर्णय लिया, उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जहां आप सब कार्यकर्ता मित्रों को बहुत बधाई देता हूं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, साथियों 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के दीर्घ सजा के मुताबिक फांसी के फंदे चूमे थे। ये देश आजाद हुआ था, देश की आजादी के जश्न मनाए जाते हैं, परंतु उन शहीदों को इस बात का पता नहीं था इस देश की
ज्यादा से ज्यादा संपत्ति चंद ग्रामों के पास होगी। इस बात का पता नहीं था कि आजादी के बाद भी किसान कमेरा रात दिन मेहनत करके भूखा सो जाएगा। वो मजदूर आज भी बिना छत के रह जाएगा। वो बेरोजगार नौजवान आज भी रोजगार के बिना रह जाएगा। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की राज है और ये बहुत अहंकार में है, बहुत नशे में है, क्योंकि नशा स्वाभाविक है। लंबे समय से कुर्सी पे विराजमान है। जो नशा कुर्सी में है, ना फीम में, ना भांग में, ना गांजे में, जितना अहंकार कुर्सी पर बैठ के आ जाता है। आज इतने अहंकार में थे, कहते थे हम पैसों की तिजोरियां खोल देंगे, और किया भी ऐसे। और कहते थे अभय सिंह चौटाला की पार्टी तो गली ग्राम बैठ पिटर भाड़ा शामली का करते हैं। परंतु मेरे मित्रों, उन अहंकारियों को पता चल गया होगा कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। ये भी पता चल गया होगा आपका समर्थित उम्मीदवार राज्यसभा में 0.33 मतों से हार गया था। केवल आधी से भी कम वोट से हार गया था और आपने 200 करोड़ रुपए लगाए होंगे। हरियाणा प्रदेश में 37 विधायक इकट्ठे कांग्रेस के गए थे और 37 के 37 विधायकों ने कसमें वादे खाए थे। वो हिमाचल की वादियों में गए, होटलों में ठहरे, खाया पिया इकट्ठे, नेम करा कि कांग्रेस पार्टी की वोट डालेंगे। जब वोट डालने आए तो 9 बिक गए थे। 25-25 करोड़ की बोली लगी थी और हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को शर्मसार महसूस करने लगा। जो लोग कहते थे 37 मेरी मुट्ठी में है, आज लोग कहते हैं कि इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोट दिया, क्योंकि विधायक बेचने वाली कांग्रेस पार्टी और खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों से दगा किया। कभी कहते थे एमएसपी का कानून बनाएंगे, कभी कहते थे आमदनी दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। ये झूठे हैं, एक भी काम नहीं किया। किसानों को बताया गया कि किसानों चिंता ना करो, तुम्हें किसान सम्मान निधि देंगे। जब पहली किस्त दी गई थी तो 18 करोड़ किसानों को दी गई और 22वीं किस्त अब आई है, केवल 2 करोड़ किसानों को दी गई। तरह तरह की शर्तें लगाई गई। ठीक इसी प्रकार से नरेगा मजदूरों के लिए रोजगार देता था, नरेगा को बंद कर दिया और महात्मा गांधी का नाम काट दिया। मैं मोटे तौर से बताना चाहता हूं, इन्होंने किस प्रकार से चुनाव से पहले बुला करके सबसे कहा कि पीले कार्ड बनवा लो। इस प्रदेश में 59 लाख पीले कार्ड बनाए गए और पीले कार्ड धारकों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 5 किलो चीनी और 1 किलो की बोतल तेल की दे दी छौंक लागने। 2-3 महीने तो छौंक लगा और उसकी इलेक्शन हो गया, वोट ले लिए। 12,65,000 पीले कार्ड काट दिए गए, राशन कार्ड काट दिए गए। ठीक इसी प्रकार से 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। शर्तें लगाई गई कि तेरे खाते में 3 लाख का लेन देन हुआ है। ये कहा गया तुम्हारे घर 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, और ये कहा तेरा बेटा नौकरी पर है। धन्य अभय सिंह चौटाला ने हुंकार भरी और सरकार झुकी। झुक करके सरकार ने कहा कि 3,000 रुपये हम भेज रहे हैं। पिछला हिसाब भी किया 4-5 महीनों का और 200 रुपये जिस प्रकार से सिमनी को 4 रुपये तरक्या देवे, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को 200 रुपये भी देने का काम किया। ठीक हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर किसी का धन्यवाद करना चाहिए इस बुढ़ापा पेंशन के लिए अभय सिंह चौटाला का करना चाहिए। और मैं विशेष तौर से कहता हूं, अभय सिंह चौटाला ने अगर हरियाणा प्रदेश की नहरों में पानी सूख गया था, भाखड़ा का पानी अगर पंजाब की सरकार ने बंद कर दिया था, शेरे दिल अभय सिंह चौटाला मैदान में उतरे और पंजाब की सरकार को झुका दिया। भाखड़ा का पानी छोड़ना पड़ा। अगर एमएसपी पे धान नहीं बिक रही थी तो अभय सिंह चौटाला मैदान में निकले।
अगर पानीपत में जिंदा किसान को जला दिया था तो केवल अभय सिंह चौटाला नदी मैदान में उतर के प्रदर्शन कर रही थी। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था तो अभय सिंह चौटाला मात्र आए थे और उन नौजवानों को न्याय दिलाने की बात कही थी। साथियों, इतना ही नहीं, अगर हरियाणा प्रदेश में बिजली के रेट बढ़े तो पंचकुला में जाकर के अगर किसी ने प्रदर्शन किया तो अभय सिंह चौटाला ने किया। मैं तो आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की इस शहादत के दिन आप सबसे कहना चाहता हूं और अभय सिंह चौटाला जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लड़ाई इन 12 लाख राशन कार्डों की और लड़ो। ये हरियाणा प्रदेश की जनता आपके साथ है, आपका साथ देगी। मित्रों और साथियों, आज भी हमारे बीच में अनेकों साथी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपने एक नाम जींद जिले में सुना होगा, चौधरी देवीलाल के साथ रहे हैं। एसपीएससी के चेयरमैन रहे चौधरी चंद्रभान जी और उसके साथ साथ वो एसपी भी रहे। उनके बेटे धर्मेंद्र ढुल जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी रहे। वो अपने हजारों साथियों के साथ आज आपकी पार्टी में शामिल होते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, इसी के साथ माननीय श्री रतिराम जी सीवन से हैं जो पूर्व में जिला पार्षद रहे, एससी सेल मोर्चा के बीजेपी के अध्यक्ष रहे और जिला के बीजेपी के अध्यक्ष रहे। वो आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके रतिराम जी INLD में शामिल होते हैं। इसी के साथ भिवानी जिले के जय भगवान पूर्व सरपंच, जिले सिंह पूर्व सरपंच, नीर सिंह पूर्व सरपंच, सुनील सरपंच, डॉक्टर राजवीर जांगरा, पुरुषोत्तम शर्मा, राम भगत, सूबेदार मास्टर नरसिंह चौहान, कैप्टन लक्ष्मी सिंह जी, कारू टेका जी, जितेंद्र राजपूत, धर्मेंद्र सिंह धुन के साथ अजय लाठर, राम सुरेरी, कश्मीर रेडू, जोरा सिंह, शमशेर सिंह, राजपाल लाठर, वजीर सिंह अशोक धुल, राजेश बनवाड़ा, समुद्र फौजी, परवीन सिहाग, सुधीर सिंह और राजू जुलानी खेड़ा जी जो कभी जेजेपी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी आज हमारी पार्टी में शामिल होते हैं। चौधरी अभय सिंह जी उनको फटका पहना करके पार्टी में शामिल कर रहे हैं और भी बहुत से साथी हैं, बहुत से साथी हजारों की तादाद में हैं। मैं उनके नाम बोल नहीं पा रहा, परंतु उनका स्वागत करता हूं। वो आकर के सारे के सारे साथी ज्वाइन करें। उनका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामपाल माजरा साहब। आज आपने हरियाणा प्रदेश की हकीकत से इस जनसमूह को अवगत कराया। हमारे बीच में एक बहुत ही उम्दा गायक कलाकार बहन प्रीति चौधरी मौजूद है जो खास तौर से जयपुर से आज इस शहीदी सम्मेलन में, युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए आई। एक गायन पेश करके आज वो अपनी प्रस्तुति देंगी बहन प्रीति चौधरी। संयोजक नरवाणा प्रदीप गिल, प्रदेश महासचिव छबील दास मोर, शहरी प्रधान नरवाणा, विद्या रानी पूर्व प्रत्याशी पगड़ी भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपने पिछले 2 महीने में 2 महत्वपूर्ण फैसला लेकर के, एक जब बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई थी तब, और राज्यसभा के चुनाव में 2 महीना में 2 फैसला लेकर के हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम किया है। आपकी सेवा में अर्ज करना चाहूंगा, चलता रहा मैं लगातार, कभी थकना नहीं सीखा, लड़ता रहा बारंबार, रुक
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी संपत सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सेठ सिंह बड़शामी जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन पूर्व में रहे मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय सचिव उमेश चौहान जी, पूर्व में रहे विधायक श्री राधेश्याम शर्मा जी, आज के इस आयोजन के युवाओं के इस सम्मेलन के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण चौटाला जी, विधायक आदित्य देवीलाल जी, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी जी, श्री गौरव संपत सिंह जी, विधायक अर्जुन चौटाला जी, श्रीमती सुनैना चौटाला जी, भाईराग के अध्यक्ष श्रीमती तनुजा कश्यप जी, मंच पे मेरे साथ में बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के सभी नेतागण, आज के इस युवा के सम्मेलन में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार साहबकार दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज 23 मार्च को शहीदी दिवस पर नरवाना के इस भव्य युवा सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी। मैं उन महान आत्माओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। साथियों, पहले लगातार 10 वर्ष तक इस हरियाणा प्रदेश को कांग्रेसियों ने लूटने का काम किया था। अब पिछले 11 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। मैं लाखों की संख्या में आज यहां पहुंचे युवाओं से अपील करता हूं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से प्रेरणा लेते हुए आप सभी युवा इन लुटेरे बीजेपी और कांग्रेस के सबक सिखाने का काम करेंगे। अन्याय करना भी अपराध है और साथियों, अन्याय सहना भी अपराध की श्रेणी में आता है। आज नरवाना की धरती में युवा इनेलो पार्टी से जुड़ करके बीजेपी की सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए जा रहे शोषण के खिलाफ अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हरियाणा का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा मेहनती और काबिल है, लेकिन भाजपा की सरकार ने 11 साल में हरियाणा के युवाओं को गर्त में धकेलने का काम किया है। लगातार 11 वर्षों से, जब से भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बनी, तब से हरियाणा के युवाओं का कहीं ना कहीं भरोसा इस सरकार से उठने का काम किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब कुरुक्षेत्र के लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं हरियाणा प्रदेश के
कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आया था, जहां पूरे कुरुक्षेत्र जिले में कैथल जिले के गांव में गया। मैंने वहां जाकर के लोगों से खुल करके पूछा कि आपके गांव की मीटिंगों के अंदर युवा नजर नहीं आ रहा, युवा कहां चला गया। लोगों ने मुझे बताया कि सरकार से विश्वास और भरोसा उठ गया, युवा हताश हो गया, मजबूर होकर के युवाओं ने अपनी जमीनें बेच करके विदेश का रुख अपनाने का काम किया। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे युवा विदेश में गए जिन्हें वीजा नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप को गोद के मुंह में डाल करके डोंकी के रास्ते से विदेशों में जाकर के शरण लेने का काम किया। जहां विदेशों में जाकर के रोजगार करना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे, कहीं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे, आज युवाओं के सामने वहां पे भी बहुत सारी दिक्कत और कठिनाइयां हैं। साथियों, किस तरह से युवा के साथ भेदभाव हुआ, मेरे से पहले चौधरी संपत सिंह बता रहे थे, मेरे से पहले करण चौटाला आपको बता रहे थे कि हरियाणा प्रदेश की सरकारी नौकरियां जो निकलती है, जहां युवाओं को, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा प्रदेश की नौकरियों में उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसे नजरअंदाज किया जाता है। आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, वो हमारे युवाओं को अपमानित करता है, कहता है हरियाणा का युवा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको रोजगार और नौकरी देने का काम कर। हमारे युवाओं को, युवतियों को तो केवल और केवल चपरासी के पदों तक सीमित रख दिया जाता है, और बाहर से आए हुए युवा जो पैसे के बलबूते पे बड़े बड़े पदों पे बैठ करके कहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। आज आप इस बात का संकल्प लेकर के जाएं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपनी युवाओं की अपनी सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं खड़ी कर देंगे। अपनी सरकार बनाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की जब सम्मान की पेंशन सरकार काट रही थी, कई बुजुर्गों को सरकार अपमानित करने का काम कर रही थी, जब मुझे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की तरफ से ये कहा गया कि हमें चौधरी देवीलाल ने सम्मान पेंशन दी थी, आज हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज सरकार में बैठे लोग हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा करके हमारी पेंशन काटी जा रही है। अगर आप सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उन लोगों ने मुझे खुल करके, बुजुर्गों ने कहा कि फिर आप हमारी लड़ाई लड़ो। मैंने उन बुजुर्गों से भी सामने से खुल करके पूछा कि अगर मैं आपकी लड़ाई में आपकी अगुवाई करूं तो क्या आप लोग मेरे साथ खड़े होकर के सरकार को मजबूर करने का काम करोगे? लोगों ने मुझे विश्वास और भरोसा दिलाया कि जो फैसला तू लेगा हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे और हर हालत में तब तक उस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक बुजुर्गों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा। मैंने तुरंत पार्टी के साथियों की एक बैठक बुलाई हिसार में 3 तारीख को, और बैठक बुला करके मैंने सब साथियों से विचार विमर्श किया कि हमें अपने बुजुर्गों को सम्मान पेंशन फिर से कैसे बहाल कराई जाए, कैसे इनका सम्मान फिर लौटाया जाए। सब साथियों ने कहा कि 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सेशन है और हमें उसी दिन 20 तारीख को जाकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार का घेराव करना चाहिए, विधानसभा का घेराव करना चाहिए, गवर्नर को मेमोरेंडम देना चाहिए और सरकार को इस बात के लिए बाध्य और मजबूर करना चाहिए कि सरकार अपना फैसला वापिस ले। साथियों, मैंने 20 तारीख का दिन तय कर दिया। हजारों बुजुर्गों का मेरे पास फोन आया, जगह जगह से बुजुर्ग कह रहे थे
केवल एक दिन के लिए आना है या कोई लंबे समय तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़नी है। जब मैंने हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों के पास ये संदेश भेजा कि हमें इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, आप अपने साथ के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 ड्रेस लेकर के आए। ये बात जब सरकार के कान तक पहुंची तो हरियाणा प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को अपना निर्णय बदलने पर मजबूर होना पड़ा और 12 तारीख के दिन 8 दिन पहले जो ये कह रहे थे हमने किसी की पेंशन काटी नहीं, उनकी तरफ से चिट्ठी जारी की गई और जगह जगह डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी गई, डिपार्टमेंट के लोगों से कहा गया कि 13 तारीख तक हर व्यक्ति के खाते के अंदर जिस किसी की पेंशन रुकी है, कटी है, उनके खातों में तुरंत पेंशन का पैसा भेजा जाए। और जब मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने जो 200 रुपए बढ़ाने की बात कही थी वो पैसा भी दिया जाए, तो सरकार को वो 200 रुपया भी फिर साथ के साथ डालने पे मजबूर होना पड़ा। और साथियों, प्रदेश के हालात फिर उसी तरह के हैं। ये सरकार लगातार किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को, नौजवान को परेशान करने पे तुली हुई है। आज गरीब आदमी के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ा करना चाहती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस सरकार के द्वारा काटे गए जो पीले कार्ड हैं, जिनकी संख्या 12 लाख से भी ज्यादा है, सरकार ने जो पीले कार्ड बनाए थे तो केवल उन लोगों की सहानुभूति और वोट लेना चाहते थे। अब उनके ऊपर अलग अलग तरह की शर्तें लगा करके गरीब आदमी को उस पीले कार्ड से इन्होंने दूर करने का काम किया है। मैंने पिछले दिनों 23 तारीख की तैयारी के लिए जब 90 साथियों की जिम्मेवारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई, जब हमारे 23 पार्टी के बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिले, निमंत्रण दिया, तो 2 बातें पूछने के लिए इनके साथ मैंने बातचीत करी थी। मैंने सब साथियों से कहा था कि एक तो राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और दूसरा पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, तीसरा हमने युवा सम्मेलन रखा है जहां युवा सम्मेलन के लिए निमंत्रण दो, न्योता दो। आम जनता से, आम लोगों से ये पूछ कर क्या हो कि जो पीले कार्ड काटे गए हैं, ये पीले कार्ड क्यों काटे गए, क्यों बनाए गए, इन सब बातों की जानकारी लो और जिनके पीले कार्ड कटे उनसे पूछ कर क्या हो कि जैसे बुजुर्गों की पेंशन के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक बड़ी भूमिका निभा करके बुजुर्गों को जो सम्मान फिर से दिलवाने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को जब कभी भी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, उनके साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता था तब तक उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया करते थे। हमने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। हम नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश के गरीब आदमी को सरकार में बैठे लोग सताने का काम करें, अपमानित करने का काम करें। इसके लिए हमें गरीब को हक दिलवाने के लिए चाहे कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़े, कोई भी बड़ा आंदोलन चलाना पड़े, कोई बड़े से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, अगर जिन लोगों के पीले कार्ड कटे हैं वो आपकी इस बात से सहमत हों, अगर आपसे वो ये कहे कि आप जो फैसला लोगे हम आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों के पीले कार्ड काटे गए हैं, क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक कार्यकर्ता को उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? आप बोल के बताओ, लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? जहां उनकी लड़ाई लड़ने की बात करें, वहीं साथियों मैंने उनसे, सब साथियों से यह भी कहा था कि राज्यसभा में हमें क्या फैसला करना चाहिए, इसके लिए भी
आप सब लोगों से पूछ करके आना। हमने राज्यसभा के लिए जब तक अपनी बात प्रेस के माध्यम से प्रदेश के लोगों के सामने नहीं रखी, हमारे ऊपर कांग्रेस के लोगों की तरफ से छींटाकशी की जा रही थी। हमें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जा रही थी, जबकि ये खेल हमेशा कांग्रेस पार्टी खेलती रही है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में डाल करके बीजेपी की मदद की है। किसके माध्यम से मदद करी, ये चीज भी सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये नई बात नहीं, 2016 के अंदर भी इसी तरह का खेल हुआ था। पेन की शाही बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था। जहां वोट भाजपा को कांग्रेस ने दिए, टारगेट हमें किया गया। इसी तरह 2022 के अंदर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के खिलाफ 2 वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किए उम्मीदवार को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अब की बात में इतना बड़ा खेला करने का काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते कि हुड्डा ये कह रहा था हम 37 है, हमें 39 वोट मिलेंगे। मुझे बड़ी हैरानी थी जब ये बात मैंने उनके मुख से सुनी। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब मैंने ये बताया फैसला कि हरियाणा की जनता का ये फैसला है कि अब की बार हम अपने दोनों विधायकों के वोटों की दूरी भाजपा और कांग्रेस दोनों से बना करके रखे। हमने आम जनता की जो आवाज थी उस आवाज पे मोहर लगाने का काम किया था। जनता की आवाज पे मोहर लगा करके हमने अपने दोनों विधायकों को इस चुनाव से दूर रखा। वहीं साथियों, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था और ये बात कही थी, प्रेस के लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या आपकी बात भी कोई खेल हो सकता है। वे प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। आप लोगों ने भी मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं हमारे 39 वोट निकलेंगे, और मैं कह रहा था कि इसके 30 का आंकड़ा भी अगर पार कर गए तो भी मैं यह मान लूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के ऊपर पकड़ है। लेकिन साथियों, जिसकी नीयत में खोट होगा वो इस तरह की बात कह करके कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करेगा। आज भी कांग्रेसी कहते हैं 5 वोट, 5 नहीं 9 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। पांचों ने तो मोहर लगा करके सीधा वोट दिया, 4 के वोट कैंसिल हुए। ये बात मैं आपको थोड़ा सा इसलिए खुल करके बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी हो, प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों के सामने ये बात जाए। साथियों, राज्यसभा के अंदर जो कोई पार्टी की तरफ से एजेंट बनाया जाता है, कोई भी विधायक जब अपना वोट डालने जाता है तो उस विधायक को फिर अपना वोट उस एजेंट को दिखाना होता है कि मैं अपना वोट किसके पक्ष में डाल रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदैव एजेंट था और हुड्डा के सामने 37 के 37 कांग्रेस के विधायकों ने वोट दिखा करके डाला था। इस हुड्डा को इस बात की जानकारी है कि कौन 5 वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम किया है। इस हुड्डा को यह भी पता था कि कौन 4 वो लोग हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं डबल क्रॉस करके वोट कैंसिल करवाने का काम किया है। ये 9 व्यक्तियों के वोट का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शाम को 3 बजे से पहले पता चल गया था। हुड्डा किस बात की इंतजार कर रहा था? हुड्डा ने 3 बजे प्रेस के सामने आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हमारे अंदर भी जयचंद है, हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना 3 अमान बेचने का काम किया है। इसलिए ये बात नहीं रखना चाहता था, कहना चाहता था कि सारी बात हुड्डा की नोटिस में थी। ये खेल भी हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा करने का काम किया है। आज हर व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश के कोई बात का पता है कि किस
किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के इस देश को प्रदेश को कमजोर करने में लगी हुई है। ये केवल हरियाणा में नहीं हुआ, उड़ीसा में किया गया, बिहार में किया गया, जहां साथियों ये लोग मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, इस प्रदेश को जहां लूटने का काम कर रहे हैं। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक इनका साथी तीसरा बिच्छूनाथ भी है। आप इन तीनों से सतर्क रहना पड़ेगा, इनके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, इस लड़ाई को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को अपने संगठन को मजबूत भी करना होगा। खास करके नौजवान पीढ़ी के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां साथियों आपने हरियाणा प्रदेश का नाम स्पोर्ट्स के अंदर ऊपर उठाने का किया, जहां हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने आज यूपीएससी के अंदर अपना तीसरा, पांचवा, आठवां, 10वां रैंक लेकर के कई प्रदेश का नाम बढ़ाया। वहीं आपसे उम्मीद करूंगा कि हरियाणा प्रदेश का युवा जो है आने वाले समय में पूरे देश के अंदर ये बात पहुंचाने का काम करेगा कि हरियाणा प्रदेश का युवा जागृत हो चुका है। अब हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में न केवल हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे, बल्कि हरियाणा प्रदेश में युवाओं की सरकार बना करके एक नई पहचान देंगे, इस देश को एक नया बदलाव करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से फैसला है, हमने ये तय कर रखा है, हमने सब साथियों ने आपस में बैठ करके फैसला लिया है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के युवा वर्ग के जो साथी हैं, चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हैं, चाहे वो हमारे युवा साथी हैं, हम 50% पार्टी के टिकटे युवाओं को देख करके उनकी एक पहचान बनाने का काम करेंगे। वहीं साथियों हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को हमने पहले भी अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हर घर से एक बच्चे को, चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे उस घर का कोई लड़का पढ़ा लिखा हो, हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगा हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को 21,000 रुपया सम्मान भत्ता दे करके उसको कहीं उसका सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे बच्चे स्वयं अपना रोजगार करना चाहेंगे, हम उन्हें 1 करोड़ रुपए तक की राशि बिना किसी उसके ब्याज के उसको मुहैया कराने का काम करेंगे। और जो बच्चा उस 1 करोड़ से अपना कारोबार शुरू करेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, केवल उसको किस्तों में अपना पैसा देना होगा। ये सारी चीजें तब संभव होगी जब आप इकट्ठे हो जाओगे। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे इकट्ठे होंगे, इन नागनाथ, सांपनाथ और बिच्छूनाथ को चेहरा बेनकाब करने का काम करोगे और अपनी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाओगे, करोगे, इस काम को आगे बढ़ाओगे। आप आए लाखों की संख्या में, आज आपने आकर के फिर ये बता दिया कि हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है। आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। और इसी समय हमारे राजेश पूरा जिला अध्यक्ष युवा इनेलो जींद, पवन सुनेरा युवा हल्का प्रधान नरवाना, राजीव चोपड़ा शहरी प्रधान नरवाना, प्रदीप मोर एमसी नरवाना, सुशील सरपंच जी पूर्व प्रत्याशी, ये पगड़ी, मोमेंटो और शाल भेंट करके आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक महोदय का स्वागत और सम्मान करेंगे। एक जोरदार तालियां आप इनके लिए। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू, जिनका भी आपने जोश भरा भाषण सुना, रामपाल माजरा जी और पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पूर्वजों को रीति और रिवाज जो बढ़ाए थे उनको कायम रखने का अपना पूरा प्रयास नरवाना ने किया है। साथियों, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहली बार सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस मनाया गया था, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मनाया था और वो साफ आधा बनाया था। और उस टाइम शहीदी दिवस की छुट्टी घोषित की थी। ये आजकल जो छुट्टियां होती हैं उनके यादगार के अंदर ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हुई थी, इसलिए उसी रीति रिवाज को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आगे बढ़ाया और नरवाना की भूमि को चुना, जो भूमि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि रही है। इस एरिया को चुनकर जो है बहुत ही यहाँ के लोगों को कृतार्थ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करण सिंह चौटाला जी का भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मेहनत करके युवाओं को बहुत अच्छी तरह संभाला है और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, युवाओं के प्रभारी के रूप में आप काम कर रहे हैं। मैं हमारे दोनों एमएलए को भी बधाई देता हूं, आदित्य चौटाला को और अर्जुन चौटाला को, कि पिछले दिनों विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, उस टाइम विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं थे, डरते हुए कोई बात कह के बाहर चले जाते थे। उस टाइम दिलेरी से अगर कोई मुद्दे उठाए, देश के मुद्दे, किसान के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, पढ़ाई के मुद्दे, चिकित्सा के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, ये सारे मुद्दे उठाने का काम किया, तो दोनों हमारे विधायकों ने काम किया। फिर मैं एक बात की और बधाई देता हूँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कि पिछले दिनों जो गंदा खेल खेला गया, जहाँ खरीद और बेच हुई, जहाँ हमेशा हमें कभी बीट इन कोई कहता था, कभी बीट इन कोई कहता था, अब साबित हो गया कि अगर ए टीम है तो इंडियन नेशनल लोकदल है और बी टीम है वो भाजपा है और कांग्रेस पार्टी बी टीम है, क्योंकि ये खरीद और बेच में विश्वास रखते हैं। कभी सोचा है किसी ने कि 37 एमएलए में 9 एमएलए बिक जाएंगे? कोई छोटी बात नहीं, हमने तो ऐसा देखा नहीं था। 9 एमएलए और नाम 5 का ले गए, 4 का नाम नहीं ले रहे, बोले ये बीजेपी ने खेल खेला था। आपको पता नहीं है, हुड्डा साहब एजेंट थे और इसी तरह बीके हरिप्रसाद जो जनरल सेक्रेटरी है वो एजेंट थे। आज के इतिहास में राज्यसभा के चुनाव बहुत हुए, लेकिन इस तरह के नेता कभी एजेंट नहीं बने, ये एजेंट थे। आपको वोट कितने देखने चाहिए थे? बिना दिखाए वोट पड़ नहीं सकता। अगर बिना दिखाए आप वोट डालोगे तो वोट आपका कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, आपकी सीट भी चली जाएगी, आप एमएलए नहीं रहोगे अगर दिखाओगे नहीं तो। दूसरी पार्टी को डालते हो कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन दिखाना जरूरी होता है। आपको दिखाया, आपको 37 वोट देखने थे, इससे बात तो देखने नहीं थे। क्या आप 37 को नहीं देख पाए कि कौन कहाँ निशान लगा रहा है, कौन बिंदी लगा रहा है, कौन गोल चक्कर लगा रहा है, कौन पीछे लगा रहा है, कौन आगे लगा रहा है, कौन क्या शायद यूज कर रहा है? क्या आपको पता नहीं था? आप देख नहीं पाए थे, 37 पर्चियां नहीं देख पाए। लोग तो हजारों पर्चियां देखते थे जब बैलेट से वोट पड़ा करते थे, और अब इस टाइम आप 37 वोटों नहीं देख पाए। आपका क्यों? कि आपके अंदर आपस में लड़ाई चल रही है। कोई कहता है ये मेरे गुट का नहीं है, उस गुट का, दूसरा कहता है इस गुट का है, और जिनके नाम लेते हैं सारे के सारे इसी व्यक्ति को बाद में गालियां देते हैं कि आदमी हमारे जन्म की वजह से, ये आपसी झगड़े की वजह से हमारा नाम ले लें। आज कोई खुद के नहीं बता। अरे ये तस्वीर जो बनाई है तुमने, खरीदने वाले बता सकते हैं, और खरीदने वाले बता सकते हैं, बेचने वाले बता सकते हैं हमने ये बेचे, इतना माल बेचे हमने करके। देखो क्या मंडी लगी, एमएलए की मंडी लगना। और क्या करते हैं कि बाबू और बेटा फिर बाद में कहते हैं कि बीजेपी ने जो है चोरी कर ली है। अरे भैया, आप सबसे पहले चोरी 2009 में किसने किए थे? कुलदीप बिश्नोई के 6 एमएलए थे, उसमें 5 के चोरी करके आप ले गए। ये चोरी की रिवाज डाली किसने है? हुड्डा साहब, आपने ये चोरी की रिवाज डाली है। आज आपको दर्द होता है, तब तो आप खरीदते थे, आज आप बेच रहे हो, आपको तो मालामाल होने लग रहे हो। आपको किस बात का दर्द होने लग रहा है? ये इनको दर्द होने लग रहा है। ये ऐसी कहानियां कर रहे हैं।
देखो साथियों, विश्वास टूटता जा रहा है। एक वक्त था जब चौधरी देवलाल जी ने बिगुल बजाया था कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ, किसी की हिम्मत नहीं थी उस टाइम। देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी अकेली राज किया करती थी, छोटी छोटी पार्टियां लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं होती थी, इसलिए फिर उनका राजा जाता था। अगर उन्होंने सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया तो चौधरी देवलाल ने किया। कभी उन्होंने सीट की परवाह नहीं करी, कभी एमएलए की परवाह नहीं करी, सीएम की परवाह नहीं की। इन प्रभावों को जो छोड़ता है ना, वही संघर्ष कर सकता है, वही आगे लड़ सकता है। जैसे चौधरी देवलाल करते थे, वही काम आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। जब किसानों की लड़ाई आई थी, कोई आगे नहीं आया, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। अकेला शेर था जिसने अकेला एमएलए होते हुए इस्तीफा दिया। आज मेमरी का इस्तीफा नहीं देता कोई, आज सरपंच का कोई इस्तीफा नहीं देता, और इन्होंने इस्तीफा दिया था, एमएलए से इस्तीफा दिया। यही आगे आए कुछ। और फिर इसी तरीके से और पानी नहीं आया तो भी आगे सड़कों पर जाए। और आपको आपने देखा होगा बुजुर्गों का, जब बुजुर्गों के हाथ हिलने लगे थे तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि चौधरी देवलाल का दिया हुआ सम्मान इस सरकार ने बंद कर दिया था। चौधरी देवलाल जी कहते थे कि संपत ये जो मैं कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि चाहे बेटा डीसी हो, डीसी स्वर आमनिया नहीं है, बाप बेटे से पैसा नहीं मिलेगा। और इस सरकार ने उनको वापस मजबूर कर दिया। और उनके आगे आए तो कौन आए? अभय सिंह चौटाला। आज बुजुर्ग धन्यवाद करते हैं कि पेंशन भी रुकी हुई बंद हुई, खुल गई, और 200 रुपए भी मिल गए। आज आपने असली समाज को युवाओं की मदद पकड़ी है। कैसे पकड़ी है? आज सबसे पहले तो इस सरकार ने शिक्षा खत्म कर दी। सारी की सारी शिक्षा, आज स्कूल खाली पड़े हैं, आज कॉलेज खाली पड़े हैं, आज यूनिवर्सिटियां खाली पड़ी है। आप भर्तियां कर नहीं रहे। बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे, आपके कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, अकेडमी में जाएंगे। हजारों लाखों रुपए बच्चे खर्च करते हैं और उसके बाद रोजगार नहीं है। अरे हम नहीं कहते सारे रोजगार लग जाएंगे, 2.5 लाख तो आपकी खाली पड़ी है। HKR में आप खुद कह रहे हो कि हमने 1.25 लाख लगा रखे हैं, इसका मतलब 1.25 लाख तो वो खाली पड़ी है। 1.25 लाख और 2.5 लाख खाली पड़ी है। अगर उन 2.5 लाख नौकरियों का आप भर लें तो कम से कम 15-20 लाख परिवारों को फायदा हो जाएगा। एक राह बनेगी बच्चों के लिए कि हाँ मेहनत करोगे तो तुम नौकरी लग जाओगे। क्या कर रहे हो उनके साथ? इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। पेपर लेते नहीं है, पेपर लेते हैं, नौकरियां नहीं निकालते, नौकरी निकालती है, पेपर लेते हैं, पेपर लेते हैं, लीक हो जाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट आता है। अभी करण चौटाला ने आपको बताया था कि हमारे बच्चे तो योग्य ही नहीं है। कौन योग्य है? बिहार के योग्य है, बिहार का चेयरमैन योग्य है। हरियाणा प्रदेश के अंदर उनको पढ़ा लिखा और ईमानदार आदमी नहीं मिला था। बिहार से लेकर आए हैं सारी यूनिवर्सिटियों में RSS के भ्रष्ट और बेईमान लोग लगा रखे हैं। यही हालत कमीशन की है। चोरी पकड़ी गई, पैसे पकड़े गए, उसके बाद वो बैठे वहां। तो साथियों, आज अगर आपकी लड़ाई को लड़ सकता है युवाओं के लिए, जो आज बहुत जरूरी है, और दिन बहुत बढ़िया चुना है शहीद भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का। इन्होंने जो शहादत दी थी, एक तो जैसे बताया गया इस व्यवस्था बदलने के लिए, और दूसरे नौजवानों के अंदर जोश भरने के लिए, नौजवानों को प्रेरणा भरने के लिए उनकी सोच थी। जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा, जब तक नौजवान संघर्ष नहीं करेगा, देश की आजादी प्राप्त आप नहीं कर सकते। आज यही सोच मैं कहता हूं कि हमारे युवा जो बैठे हैं, आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं। आपकी लड़ाई लड़ने वालेगी ना कांग्रेस की आपकी लड़ाई लड़ सकती, जो अपनी सरकार भेज सकती है, जो अपने MLA भेज सकती है, वो आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। और बीजेपी 11 साल से आप देख रहे हैं, आपकी अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है, आपको वापिस कोई शिक्षा फ्री दे सकता है, कोई कॉलेज की शिक्षा फ्री दे सकता है, वही यूनिवर्सिटी और फ्री शिक्षा दे सकता है, और वही राजगार दिला सकता है, वो केवल मात्रा अभय सिंह चौटाला है। सरकार क्या कर रही है? सरकार शिक्षा नहीं दे रही, चिकित्सा नहीं दे रही। हमारे टाइम अगर शिक्षा फ्री ना होती तो हम नहीं पढ़ पाते। आज शिक्षा पर कितना खर्च आ रहा है। अगर शिक्षा मुक्त कर दें और चिकित्सा मुक्त कर दें, कोई आदमी इस आटे के लिए लाइन में लगने की बात नहीं।
या अड्डा ले ले चाहे वापिस, शिक्षा फ्री कर दो ना और चिकित्सा फ्री कर दो, और ये 2.5 लाख जो रोजगार पड़े ये रोजगार दे दो। आपका के लिए कोई टक्कर नहीं मारेगा, लेकिन सरकार की नीयत खराब, खास करके नींद कमजोर करना चाहते हैं, और नींद कमजोर करने के लिए हमारे जवानों को जो कमजोर कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जो कमजोर कर रहे हैं, इस चीज को बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, चौधरी देवलाल की पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब इसके नेता चौधरी अमर सिंह चौटाला है कि बर्दाश्त के लायक बिल्कुल है ही नहीं करते। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आने वाले वक्तों के अंदर युवाओं के लिए भी कोई लड़ाई छेड़नी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।